जोहार मास्टर जी के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हालचाल है? एकदम ठीक है मास्टर जी। बाकी जे ठंडा है नी इतना जोर पड़े लागी कि एखन तो कोनो करके मन नहीं करे, बुझाला कि का खेत बाड़ी के जाऊं कि का के करो कि नहीं करो से लगे। देखिए ना, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो हमारा कार्यक्रम देखने के लिए हाजिर हो गए हैं ना। सही कहा थी मास्टर जी। तो आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पर्वतिया जी, ठंड का मौसम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग अपनी बातें खत्म करें, है ना। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में शुरू की गई SMS सेवा। पशुओं के लिए जई एक उत्तम हरा चारा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करता है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। इधर पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हुआ है, जिस कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है। खेतीबाड़ी के दौरान किसानों के सामने कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में SMS सेवा शुरू की गई है। वैसे तो राज्य में किसानों की खेतीबाड़ी से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे फोन द्वारा वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी समस्याएं भेजकर समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ राज्य में किसानों के कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए SMS सेवा शुरू की गई है। इससे कृषकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। इस योजना से फिलहाल 10,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पशुओं को बीमारी एवं कुपोषण से बचाने के साथ साथ उनसे अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए ये आवश्यक है कि उनके भोजन में पौष्टिकता का ख्याल रखा जाए। हरे चारे में जई पशुओं के लिए एक ऐसा ही एक भोजन है। जई चारे के अलावे और किस प्रकार से लाभप्रद है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जई एक प्रकार का हरा चारा है जिसको लगाने से पशुओं में बहुत से बीमारियों से बचाया जा सकता है तथा इसको खाने से पशुओं को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इसकी स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है तथा इनमें शक्ति आती है जिससे कि वे अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। और इसके बीजों का भी उपयोग हो सकता है। इसको मुर्गियों को, बकरियों को खिलाया जा सकता है जिससे कि उन्हें पौष्टिक आहार प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय जनवरी से मार्च तक राज्य के किसान बोदी की गर्मा फसल लगा सकते हैं। बोदी की अच्छी उपज पाने के लिए किसान स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और बिरसा श्वेता नामक उन्नत प्रभेदों को लगाए। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और बिरसा श्वेता ये नाम है बोदी के उन्नत प्रभेदों के। जनवरी से मार्च तक बोदी की बुआई गर्मा फसल के रूप में की जा सकती है। खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर गर्मा बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 100 क्विंटल बोदी प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, आपके लगाए हुए मटर के पौधों के पत्तों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई दे रहा हो तो ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लक्षण है। इस रोग के फसल पर लग जाने की स्थिति में पौधों के बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस रोग का निदान कैसे हो, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जितने भी दलहनी सब्जियां हैं उसमें अभी जैसे मटर है, इसमें सफ़ेद रंग की बीमारी चूड़ जो पत्तियों पे आ जाता है, उसके रोकथाम के लिए कवच डायथेरियोडोमिल एमजेड 72 का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पे करेंगे। जो हमारी दलहनी सब्जियों में चाहे मटर हो चाहे दूसरी सब्जियां जो फफूंद जनित बीमारियां आती हैं जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू नाम से जानते हैं, इनका प्रकोप नहीं होगा और आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्की होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया सकता है। विभिन्न प्रकार की खादों में वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा खाद माना जाता है और आज
इसका प्रयोग किसान खेतों में बहुतायत कर रहे हैं, इसलिए वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को और आसान बनाने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्के बेड बनवाने की तुलना में यह काफी सस्ता होता है और यह स्थान भी नहीं घेरता। हल्के होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हां, आज के इस अंक में भी हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। हमेशा सबसे आगे रहना बचपन से ही इनकी आदतों में शुमार है, तो आज खेती बाड़ी के कामों में ये कैसे पीछे रहते। कृषि जगत की तमाम उपलब्धियां और नई तकनीकों को सीखकर अपने कृषि कार्यों में शामिल करके आज ये अपने क्षेत्र के किसानों में सबसे आगे हैं। मैं डेयरी बहुत बचपन से ही चला रहा हूँ। डेयरी मुझे विरासत में मिली थी, मेरे बाबूजी करते थे और बहुत छोटे स्केल में था, 5, 7, 8 गाय था उनके पास। उसके बाद धीरे धीरे हमको बचपन से ही डेयरी में लगाव था, स्कूल से ही, और आते थे हमको गाय गौ से लगाव था। धीरे धीरे ग्रेजुएशन करने के बाद इसको बढ़ाने की कोशिश किए। आज बढ़ाते हुए इतने दूरी पे पहुँचे हैं और डेयरी एक सफल बिजनेस है। अगर मन से किया जाए तो ये बिजनेस ठीक है किसान भाइयों के लिए। शुद्ध दूध मिल जाता है खाने को, जो भाई किसान गांव घर में करते हैं उनको गोबर मिल जाता है, साग सब्जी फसल वसल लगाने के लिए भी। और डेयरी फार्म से तो खुशहाल हैं ही, बाल बच्चे पढ़ते हैं बढ़िया स्कूल में। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। पिछले कुछ सप्ताहों से खाद्यान्न मंडियों में दलहनी अनाजों के कम मांग के कारण प्रमुख दालों के भावों में गिरावट दिखी। वहीं चीनी एवं अन्य अनाज अपने पूर्व के मूल्य पर टिकी रही। उधर सब्जी मंडियों में भी नरमी का रुख है। बाजार में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में गिरावट है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6050 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। मास्टर जी समाचार दिखाए के तो रौरे तनी तनी हमके बुझाला हमरे कर किसान भाई मन के गर्मी दे देली। हाँ, बाकी हमके कहे है कि विराम लेवत थी और कर बाद हम कोनो पूछब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमेशा करीला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी आप तो हम क्या अपन सवाल करे। अरे बिल्कुल बिल्कुल करिए ना। है नहीं। हाँ। तो हम जाने खोजत रही कि जैसे मान ले कि हमरे घर कर अगले बगल में जो तनी बहुत जमीन रहे, चाहे कि जैसे अगर मान कहब कि बड़ बड़ शहर मन में भी तो खेत बाड़ी तो रहेला नहीं आदमी मन है नहीं, तो उ मन अगर अपन घरे कर आसपास में कोनो करे खोजे ना होले करे पार में का कि अगर दियन लगा ली कोनो बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर। इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में किचन गार्डन, और बिल्कुल सही बात है। इससे आपकी जो ठंड की समस्या है उसका भी समाधान होगा। आप घर के अगल बगल ही आपको साग सब्जी मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप ये करना चाहते हैं कि अपने घर के आसपास छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद भी होगा, क्योंकि आप अपने घर के लिए तो सब्जियां उगाएंगे ही, पौष्टिकता भी उसमें आपको बराबर मिलेगी। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि छोटी से छोटी जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा कुमारी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा कुमारी। ये हमें जानकारी देंगी किचन गार्डन क्या है, या यूँ कहे कि पोषण वाटिका क्या है। लेकिन आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी किसान भाइयों और बहनों को। किसान भाई तो खेती कर लेते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं उन्हें सलाह देती हूँ जो भी जगह हमारे किचन के पीछे पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में हो या किचन के पिछवाड़े में जो भी जगह उपलब्ध हो, उसमें हम छोटी सी एक वाटिका लगा सकते हैं जिसमें कि फल भी हो और सब्जियां भी भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि हम कुपोषण से अपने बच्चों और परिवार को बचा सकें। इसका मुख्य रूप से महत्व यही है कि हम उतना क्रय शक्ति हमारी बहुत कमज़ोर है और पोषण सुरक्षा हमें अपने परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। ये होना ही चाहिए कि हम अपने परिवार को कुपोषण होने से बचाएं। इसलिए पोषण वाटिका का एक हमारे समाज में एक अलग ही महत्व है और ये सभी से ऊपर है। इस पे हम सबको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि कुपोषण से अपने बच्चों को बचाने के लिए तो किचन गार्डन में हमारे किसान भाई या खास करके यूँ कहे कि किचन गार्डन ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के लिए है, तो अगर हमारी घर की महिलाएं इसमें कितना संलग्न हो सकती हैं और कितना इसका लाभ उठा सकती हैं और क्या क्या लगा कर लाभ उठा सकती हैं, इसके बारे में बताएं। हम देखते हैं कि किचन गार्डन का तात्पर्य है कि यह घर के पीछे की चीज़ है, तो हमें इसके लिए कहीं जाना नहीं है। इसलिए इसमें जो घर की महिलाएं हैं वो पूरा योगदान सकती हैं, महिलाएं और बच्चे। ये एक तरह से जो हमारा पानी जो बर्बाद होता है किचन का, बाथरूम का, उसका भी सदुपयोग हो जाता है और हमारे बच्चे का एक मनोरंजन हो जाता है और समय का भी उपयोग होता है। अगर हम बच्चे को हम इस चीज़ में लगाएं, महिलाएं और लड़कियां इस चीज़ में लगें, तो इससे उनका पोषण भी बढ़ेगा और एक मनोरंजन भी होगा, एक तरह से उनका व्यायाम भी होगा। और किचन गार्डन में मुख्य तरह से हम लोग जो करते हैं फल, पहले इसका पुराना था कि सिर्फ हम लोग सब्जियां लगाते थे, लेकिन अब इसके नए रूप में देखा जा रहा है कि इसमें फल भी लगाते हैं। फल और सब्जियां दोनों का इस्तेमाल अच्छी तरह से होता है। और हम लोग अगर किचन के पीछे 200 स्क्वायर मीटर भी ज़मीन है, 20x10 लेते हैं हम लोग, अगर छोटा है तो उसमें आप एक क्यारी बना लीजिए और उसमें सभी तरह के जो भी सीजन में जो भी सब्जियां लगती हैं, जो कि इसमें कि हरी पत्तीदार सब्जियां, लत्तर वाली सब्जियां, मेड़ पे लगने वाली सब्जियां, उसका हम लोग जब प्लॉटिंग करते हैं क्यारी नंबर दे देते हैं और हर एक क्यारी में जैसे 12 क्यारी है तो किसी में हम भिंडी लगाएंगे, किसी में पालक लगाएंगे, किसी में हरा साग लगाएंगे, मेथी लगाएंगे, धनिया पत्ता लगाएंगे, तो इतने हमारा पूरा क्यारी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग मेड़ पे जो है वो मूली देते हैं, गाजर देते हैं, इस तरह की सब्जियां देते हैं। और छायादार जो जगह बचता है उसमें हम लोग ओल लगा देते हैं और बीच बीच में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। और खाद रखने की भी जगह 200 स्क्वायर मीटर में हम लोग सभी चीज़ का प्रबंध करते हैं। और खाद रखने की भी जगह मतलब जो पत्ती उत्ती उसका गिरा, लत्तर वाला जो चारों तरफ किनारे की ओर हम लोग लत्तर वाली सब्जियां लगा देते हैं।
तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हर एक सब्जी का इसमें उपयोग हो जाता है। लत्तर वाले आ गया, पत्ती वाली आ गई, हरी सब्जी आ गई, और इसके बाद चारों तरफ से उत्तर और पश्चिम की तरफ से हम लोग छोटे फलदार वृक्ष लगाते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं नींबू होता है, अनार होता है, शरीफा होता है, और मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है करी पत्ता, सहजन, क्योंकि ये जो है कुपोषण को दूर करते हैं और रक्त में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इसमें जो एनीमिया बीमारी है इससे दूर हो जाती है। और अगर हम सब्जियां सही रूप से नहीं लेते हैं, अगर किचन गार्डन हम नहीं लगाते हैं, तो हमारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत सी तरह की बीमारियां होती हैं। और सब्जियां जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो बहुत सारी बीमारियों में हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि रतौंधी हो जाता है, आँख में जो है जो रोआ रोआ हो जाता है, पपड़ी पपड़ी सूखने लगता है, शुष्क हो जाता है, फिर उसको दिखाई नहीं पड़ता है शाम के बाद। तो ये विटामिन ए की कमी से, इस तरह से विटामिन बी की कमी से होती है, और ये सब हमें सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाते हैं। फिर विटामिन सी हम लोग देखते हैं नींबू जैसे फलों में मिलता है विटामिन सी, और हमारे पोषण वाटिका में नींबू हम लोग लगाते ही हैं, क्योंकि छोटा फलदार है, इससे हमें छाया नहीं मिलेगा दूसरे सब्जियों को, तो वो हम लोग लगाते ही हैं। तो उससे नींबू से क्या होता है कि हमारा स्कर्वी नहीं होता है, विटामिन सी की कमी नहीं होती है अगर हम नींबू का सेवन प्रतिदिन करें तो वो नहीं हो। फिर विटामिन डी देखिए, वो भी बहुत सारे फल और सब्जियों में मिलता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे इसकी पूर्ति भी हो जाती है, और सूर्य की किरणों से भी इसकी पूर्ति हो जाती है विटामिन डी की, जिससे कि हम लोग रिकेट्स नामक बीमारी से बच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अगर हम लोग किचन गार्डन लगाते हैं तो हमें सारी सब्जियां मिलती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और रोग से लड़ने की जब क्षमता होगी तो हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। और मुख्य रूप से इसमें हम लोग आर्थिक उपार्जन भी कर सकते हैं। घर में भी अगर कुछ लड़कियां और युवतियां अगर समय देती हैं तो सब्जी का उत्पादन अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे बेच भी सकते हैं और अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं, और हमारा इससे एक तरह का एक्सरसाइज भी हो जाता है, समय का सदुपयोग भी होता है। मैडम, ये तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को या महिलाओं को बताइए कि जो किचन गार्डन का जो आपने दायरा बताया कि अगर 200 मीटर स्क्वायर मीटर भी हो, वर्ग मीटर भी हो, तो उसमें जो फल लगाएं, तो आपने बताया कि छोटे साइज का फल लगाएं, मतलब उसका हमारे किसान भाई कैसे वर्गीकृत करें, कैसे बांटें कि कहाँ कहाँ किस एरिया में सब्जी लगाएं, कैसे कैसे फल लगाएं, इसके बारे में ज़रा बताएं। जैसा कि हमने पहले कहा कि पोषण वाटिका का मतलब कि सब्जियां और फल दोनों इसमें होंगी और हर एक तरह की सब्जियां होंगी। तो हम लोग देखते हैं जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है, इसमें जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, जैसे कि 2-3 मीटर की क्यारियां बनती हैं, और हर एक क्यारी 12 क्यारियां हम लोग बनाए, उसमें बीच में रास्ता छोड़ते हैं, फिर 1 मीटर की नाली बनाते हैं, फिर आने जाने का रास्ता रहता है, रोड दोनों तरफ से रहता है, और किनारे में हम लोग लगाते हैं लत्तर वाली सब्जियां। लेकिन जो फल लगाते हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं, चूँकि उसकी छाया दूसरे सब्जियों पर नहीं पड़े, और नहीं तो क्या होगा कि उसका बढ़न रुक जाएगा और अच्छा पैदावार नहीं दे सकेगा। मैडम, एक चीज़ और जो सही मतलब ज़्यादा मुख्य बात है कि आजकल जैविक खेती की बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो जो रासायनिक खादों वगैरह से जो किसान भाई खेतों में करते हैं, क्या किचन गार्डन में जैविक खेती की जा सकती है? देखिए, किचन गार्डन का कहने का मकसद, हमारा तात्पर्य यही है कि हम उसमें पूरी जैविक पद्धति का ही उपयोग करते हैं। हम लोग इसमें खाद जो बाजार से जो फर्टिलाइजर आते हैं उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये छोटी सी वाटिका होती है, इसलिए हम लोग जैविक खाद का ही जब तक उपयोग करते हैं, केचुआ खाद वही लगाते हैं, या गाय का गोबर हो, कंपोस्ट हो, यही इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें और अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो किरासन तेल और राख, इन सब चीज़ों का व्यवहार करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें खाद खरीद के नहीं देते हैं, रासायनिक खाद। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सबों को धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी इजे कहली रहा किचन गार्डन इकर बारे में तो बड़ा बढ़िया से जानकारी मिल गई कि हमरे कर जो विशेषज्ञ रहे से तो बढ़िया से बता दिले कि अगर तनी सुन जमीन में हमरे का लखे अपन कर सकिलो ओकर उपयोग कर सकिला अगर फायदा ले सकिला। बाकी एक ठो बात और जाने खोजत रही कि मौसम में अगर बकरी मनक देखभाल का लखे करल जाए प्रबंधन कैसन करो तो हमके बुझाला बेस रही कहे कि मौसम ऐसा चले लगे कि अपन पशुधन के संभाल भी बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा किसान भाइयों, ये जाड़े का मौसम है और इस मौसम में खास करके जो छोटे जीव होते हैं, बकरियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, गाय हो गई, उनके जो छोटे बच्चे हो गए, इन सब की विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बकरियों की देखभाल, जो पर्वतिया जी का सवाल है, अगर आपका भी यही सवाल है तो आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे, उचित प्रबंधन कैसे करेंगे, इसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में। यहाँ आज का विषय हमने चुना है बकरियों की देखभाल एवं इसका प्रबंधन। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो यहीं के पशुपालन विभाग के वैज्ञानिक हैं। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि बकरियों की देखभाल एवं उसका प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई। ऐसा है किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार। ऐसा है कि हमारे झारखंड में बकरी पालन की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि जो हम लोगों के पशुपालन में जो खर्च होती है उसमें लगभग 70% जो खर्च होती है खाने पीने पर, उसमें बकरी के लिए जो हमारा भोजन है, जैसे कि पत्ती है, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, झाड़ी है और ये है, इसमें झारखंड की काफ़ी संभावना है। तो जो हमारी जो खर्च है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर है कि हमारी जो बकरी है वो भी अपने विश्व लेवल पर काफ़ी फेमस है, ब्लैक बंगाल बकरी। लेकिन इसमें एक जो प्रबंधन की कमी आती है, जिसके कारण उसका जो वज़न नहीं बढ़ पाता है, अच्छे गुणवत्ता होने के बावजूद भी वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो अगर हम लोग इसके प्रबंधन सही से करें तो इसमें काफ़ी ये करते हैं। बकरी के पालन में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है वज़न पर, मांस के लिए। तो अगर हम अपनी लोकल जो ब्लैक बंगाल बकरी है उसको अगर हम अच्छी नस्ल की बकरे जैसे कि जमुनापारी, बीटल से अगर संयोग कराएं, पाल खिलाएं, तो जो से बकरी होंगी वो वज़न में काफ़ी बड़ी होंगी, तो उनके दाम अच्छे मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो इसमें मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है। तो मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसका टीकाकरण कराना चाहिए। बकरियों में एक प्रमुख रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PPR, बकरी के प्लेग। इसमें होता है कि आँख में किसी भर जाती है, नाक में गाढ़ा स्राव पीला रंग का आ जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, पतला दस्त करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसके कारण और बुखार के चलते मर भी जाते हैं। और ये बकरी अकेले नहीं मरती है, पूरे गांव मोहल्ला टोला की बकरी को साथ में लेके मरती है। तो इनसे बचाव के लिए पशुपालकों को अपने बकरियों में PPR का टीका ज़रूर से ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जो भी पशुपालक जिनके पास बकरी 3 महीना से ऊपर के हैं और जो गर्भवती ना हो, ऐसे बकरियों को PPR का टीका 1 ml चमड़े में ज़रूर से लगवा लेना चाहिए, ताकि इसको मृत्यु दर में रोका जा सके। दूसरी चीज़ जो बकरियों मरती है वो दस्त के कारण मरती है। दस्त में हम अगर किसी बकरी को दस्त हो रही है तो उसका कारण के अनुसार हम लोग उसका निवारण करना चाहिए। जैसे कि अधिक खाने पीने, हरे चारा खाने के चलते भी दस्त हो सकते हैं, कृमि के चलते भी दस्त हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का वायरल जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण दस्त हो सकते हैं। तो कारण के अनुसार देख के पशु चिकित्सक के सलाह से उसको उपाय करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बकरियों में एक और बीमारी होती है इंट्रोटॉक्सीमिया। इसमें है कि अधिक प्रोटीनियस डाइट खिलाने से और जो अधिक ठंडा पानी या अधिक चारा युक्त बहुत ज़्यादा अचानक से खिलाने पर ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस नाम का एक जीवाणु होता है, जिसके कारण से टॉक्सिन जहर बनने लगता है रक्त में और फिर बकरी काफ़ी मर जाती है। इसमें होता है कि बकरी आपका एक तरफ लेट जाती है, पेट फूल जाता है, दस्त करने लगती है
और विभिन्न अंग जो होते हैं वो फड़कन करने लगती है, जिसके कारण पशु बकरी मर जाती है। तो इंट्रोटॉक्सीमिया से भी बचाव के लिए इसको प्रबंध करना चाहिए, पशु चिकित्सक के सलाह से उपयोग में लाना चाहिए। अगर पशु चिकित्सक नहीं है तो इंट्रोटॉक्सीमिया से ग्रसित पशु को अगर उपाय नहीं हो रहा है तो वध करके भी इसको मांस में तुरंत उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो लेकिन ये सब है कि इसको बचाना, प्रबंधन की देखभाल से हम इसको रोका जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो हमारी बाह्य कृमि हो जाती है, हिमोंकस एक जो अंतःकृमि होते हैं जिसके कारण रक्त में कमी आ जाती है, और रक्त की कमी के कारण बकरी में काफ़ी मृत्यु दर, खास करके मेमनों में काफ़ी मृत्यु दर पाई जाती है। तो हिमोंकस से बचाव के लिए भी कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। और ठंड के दिनों में खास करके अभी जैसे कि बकरियों को सुबह के समय में चरने के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी ओस की बूंदें घास पर पड़ी रहती है और चरने के संदर्भ में जब वो ओस की बूंदें जो पानी है वो खाने के साथ साथ पेट में चले जाते, नाक के द्वारा फेफड़े में चली जाती है, जिसके कारण ब्रोंकियो न्यूमोनिया या एस्पिरेटरी न्यूमोनिया की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो पशुपालक को सलाह है कि वो बकरी को सुबह की धूप निकलने के बाद, मतलब सुबह जैसे 7-8 बजे ओस की बूंद जब घास में से पत्ती पे से सूख जाए तो उसके बाद फिर चरने के लिए बकरियों को चारागाह में भेजना चाहिए, जिससे कि जो निमोनिया की संभावना है वो काफ़ी हद तक रोका जा सके, कम किया जा सके। और जहाँ तक खाने की बात है तो खाने के लिए अभी जैसे ठंड के दिन में चूँकि चारागाह हमारे पास काफ़ी समृद्ध मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो पशुपालक अचानक से कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में हरे चारा दे देते हैं, जिसके कारण अफरा, पेट फूलना, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट फूलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा कुछ लक्षण आया तो इसे देसी दवा के रूप में 10 ग्राम हींग, 50 ग्राम तीसी का 50 ग्राम आपका काला नमक और 500 ml तेल, तीसी का हो चाहे सरसों का तेल मिला के उसको लगभग 1 पाव उसको पिलाने से अफरा की कमी को दूर किया जा सकता है। नहीं तो बाज़ार में बहुत सारे ब्लोटोसिल, ब्लोटोनिल या अफ्रानिल नाम की एक दवा आती है जिससे कि गैस को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है गैस बनने की संभावना। तो पशुपालक अगर ये सब प्रबंध करेंगे तो अपने बकरियों में मृत्यु दर को काफ़ी कमी ला सकते हैं। पशुओं में, बकरियों में जाड़े में बाह्य कृमि का भी काफ़ी प्रकोप देखा जा सकता है और बकरियों में मिलता है। और ये बकरी में बाह्य कृमि जो रहता है, जूं हो गया, किलनी हो गया और अठगोड़वा हो गया, इस तरह से जो बाह्य कृमि रहता है वो खून को चूस के काफ़ी पशु को कमज़ोर और दुर्बल कर देते हैं, जिसके कारण उसकी प्रजनन क्षमता और मांस उत्पादकता क्षमता पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव देखा जाता है। तो इससे बचने के लिए ब्यूटॉक्स या ब्यूटॉक्स की एक दवा आती है, 1 ml 1 लीटर में पानी में घोल के धूप में इसको, जब धूप खिली हुई है उस समय इसको जहर से पशुओं को नहलाना चाहिए, जिसके कारण इसमें बाह्य कृमि को मारा जा सकता है। तो देखा किसान भाई, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बकरियों की देखभाल और इसके प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी सुझाव दी, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और बकरियों की देखभाल अच्छी तरह से आप कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी सुझाव दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बकरी से संबंधित जानकारी तो मिल गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए किचन गार्डन और बकरी दोनों की जानकारी मिल गई आपको। हाँ। और मास्टर जी हमको बुझाते क्या बेरा हुआ थे और ठंड भी बढ़ा थे। अच्छा, तो हम तो जाहे खोजिला, हमके बुझाला हमारे दर्शक मन भी अपन अपन घर में आप दोसर काम में जुटे खोजबे। बिल्कुल 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 सही बात है किसान भाई, हम तो चाहते हैं कि आपसे बातचीत करते रहें और ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, तो हम अब आपसे विदा लेंगे। लेकिन चलते चलते जरूर ये चाहेंगे कि आप अपनी बात भी हम तक पहुँचाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट करें। हमारे पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो राउरे चिट्ठी जरूर लिखू, अपन बात के हमारे ठीक पहुँचाओ, अपन सवाल पहुँचाओ और मास्टर जी के बेरा देव की राउर सवाल का जवाब दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आप अपने इस जाड़े में अपनी देखभाल करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन का भी पूरा ख्याल रखें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ हम अपनी पूरी टीम के साथ लेते हैं अनुमति। जोहार।